अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना की बड़ी बात होती रही है। इस वक्त कोरोना की पोजीशन क्या है पाकिस्तान में? ऑफ एंड ऑन आपको पता चलता है, कभी कोरोना आ गया है, फिर कभी कम हो गया, और ये समझ नहीं आती कि ये फैला हुआ है कि या कम हो गया है। तो अभी पिछले दिनों बड़ा शोर था, लेकिन फिर ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल वाइप आउट हो गया है। तो क्या एक्चुअल सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोरोना इस वक्त पूरे वर्ल्ड में है। हम कहें वाइप आउट हो गया तो वाइप आउट नहीं, जैसे डेंगू आया और डेंगू मुसलसल परसिस्ट कर रहा है। अब इसमें एक तो हर्ड इम्यूनिटी होगी कि बेतहाशा ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना हुआ, प्लस वैक्सीनेशन भी हो गई, बूस्टर डोजेस भी हो गई, उससे इसकी विरुलेंस और जो मोर्टेलिटी हो रही थी वो कम हो गया। और जो जितना सीरियस था, फिर ग्रेजुअली ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज होता गया, नई मेडिसिन्स इसमें आती गई, और अब फिर एक नई मेडिसिन बीच में आ गई है, उसका भी पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं हुआ, लेकिन वो बाहर आ चुकी है। और हमने अभी इसलिए नहीं कराया कि हमारे पास अभी इतने सीरियस केसेस नहीं आए कि हमें अभी उसकी ज़रूरत हो, लेकिन ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड हो गया, हर्ड इम्यूनिटी होगी, वैक्सीनेशन होगी, लेकिन हमें वो एहतियात जो है वो लाजमन उसकी करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी यूरोप से आ रहा था वापस लाहौर, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था। वो यूके पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐप है, और वो ऐप उनको बताती जाती है कि आपके करीब कोई कोविड का पेशेंट था या नहीं था। हमने जब यहाँ लैंड किया, मेरे पास वो ऐप नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ लैंड किया तो उनके पास ऐप में आ गया कि यू वर वेरी क्लोज टू अ पर्सन हु वाज कोविड पॉजिटिव फॉर मैनी आवर्स। इसका मतलब ये कि वो जहाज़ में कहीं हमारे साथ कोविड पॉजिटिव बैठा था, और नेचुरली हम दोनों इकट्ठे थे, और या वो एयरपोर्ट पे कहीं हमारे साथ था इस तरह। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें तो चल रही हैं, वो रुकी नहीं हैं, और वेस्ट में बहुत ज़्यादा अभी भी आ रहा है। और हमारे कुछ प्रोफेसर साहबान को भी आजकल कोविड है, और वो नेचुरली हम ज़्यादा बताते भी, लोगों में स्केयर आ जाता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि वो रिकवर हो रहे हैं उससे। तो हमें एक तो इसके SOPs जो हैं वो हमेशा फॉलो करने चाहिए, और जैसे को आपको प्रॉब्लम हो तो उसको लाइटली ना ले। लेट से कोई फ्लू हो गया, गला ख़राब हो गया या फीवर हो गया साथ में, तो आपको इमीडिएटली कोविड अपने जहन में रखना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, मास्क उस पर लगाना चाहिए, और डॉक्टर्स जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए, और साथ में एक टेस्ट कोविड का PCR भी दे देना चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये कि जो कोविड PCR है वो अगर आप 100 लोग पॉजिटिव हैं कोविड के, तो वो 65% में पॉजिटिव देगा, 35 का नहीं आएगा। इसलिए वो 100% वो टेस्ट हमें एक रिलायबिलिटी नहीं देता। तो इस वजह से कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें D डाइमर आता है, फेरेटिन आता है, LDH आता है, CRP आता है, सिंपल CBC आता है, वो टेस्ट भी साथ में करा लेने चाहिए ताकि पता चल जाए। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्होंने डेंगू और कोविड इकट्ठे हैं, और दोनों की अलामात भी काफ़ी हद तक बीच में मिक्स सी आ रही हैं। तो उसमें ज़्यादा जो फिर डेंगू है उस पर उसका वो NS1 होता है टेस्ट, और कोई एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और प्लस उसमें प्लेटलेट ज़्यादा फॉल कर जाते हैं, उस पे आके वो एक डिफ्रेंशिएट होता है, और नेचुरली उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें फिर ब्लड कंपोनेंट्स देने पड़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको दोनों हो रहा है। और आजकल क्योंकि डेंगू आप पता फ्लड्स आए और फिर बारिशें हुई, तो इसमें डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीज़ का चांस बहुत बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोग ये चाहते हैं कि उसके आंसर्स भी आएँ। जो शुरू में जब आया आपके जो कोरोना, तो इस तरह की प्रिकॉशंस थी कि आपको पता PPC वो पहन लेते थे और किसी को नज़दीक नहीं आने देते थे। फिर एक वक्त आया कि सिर्फ एक मास्क, पहले N95 मास्क कहा गया, फिर एक सिंपल मास्क है जो कपड़े का, और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी चीज़ को रोक सकता है, और कहा गया कि ये SOPs में अहम है। तो अगर अच्छा उस मास्क को भी पहन लिया जाए तो एक प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि जब अगर ज़्यादा टाइम आपने पहना हुआ है तो आपको ऑक्सीजन की आपकी कमी वाक़ हो जाती है वैसे ही अल्टीमेटली, और जो कि कोरोना की मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल मास्क कैसे कोरोना को रोक लेता है? ये आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, अभी हम यूरोप फिरते रहे हैं, उन्होंने मास्क टोटली कह दिया कि ना लगाएं, और कोई यूरोपियन मास्क के साथ नहीं फिरा, लेकिन चाइनीज़ जितने हैं उन सब ने मास्क लगाए हुए थे।
जो चाइना मलेशिया ये इधर से आ रहा था और जो चाइनीज़ एक्चुअली था उन सब ने मास्क लगाए हुए थे। वो अभी भी चाइनीज़ वो SOPs फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखिए चीज़ ये है कि शुरू में इतना स्केयर था कि वो कहते कि कोरोना से फौत हो गया, जनाजा भी उठाने को नहीं होना, बड़े लोग इस तरह टच भी नहीं किया, टच भी नहीं करते थे। हालांकि एक ये आ गया था कि जब बॉडी ख़त्म हो गई है तो इतनी देर के बाद उसमें से कोरोना निकल जाता है। लेकिन वो कहते जो दफनाएगा वो भी PPE पहनेगा। तो शुरू में जो कोविड से इनकी डेथ हुई वो जो जनाजा उठा के जा रहे थे कंधों पे उन्होंने PPEs पहनी हुई थी। फिर जो उतार रहे थे एक्सक्यूज़ मी अंदर कब्र में तो उन्होंने भी PPEs पहनी हुई थी। और ऐसे था कि अगर आपको था कि कोविड हो गया तो पूरी दुनिया छोड़ के भाग जाती थी, घर वाले भी चले जाते थे, हर कोई चला जाता था कि ये एक किसी ने परवाना लिख दिया है कि मौत का परवाना है और जो कोई उसके करीब आएगा वो इतना स्केयर था और ऑल ओवर द वर्ल्ड था। वो स्केयर था ना बेसिकली, बहुत ज़्यादा स्केयर था। और उसमें नेचुरली शुरू में क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं था, इसका पता नहीं था कैसे चलना है, तो लोगों को एहतियात भी नहीं, एहतियात ये हो रही थी कि कोविड वाले से आप 200 गज दूर चले जाओ और बिल्कुल छुप जाओ और ना उसको आपको पता चले ना आपको उसका पता चले। उसमें काफ़ी सारे लोग मिसमैनेज भी हुए शुरू में। कई जब हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने हर पेशेंट को टच करके देखा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वो इरफान मलिक ने और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर जोदत ने, फिर हमारे जो रिसर्चर्स थे गजाला रूबी, हमारे लैब वाले आमना और सारी ये टीम, इन लोगों ने डे एंड और हमारी नर्सेज ने, इन्होंने डे एंड नाइट उन लोगों की सारी स्पॉन्जिंग स्टीमिंग सारा। पेशेंट को अगर आप कोविड हो जाता है, अगर आप उसको ऑस्कल्टेट नहीं करते जो स्टेथोस्कोप लगा और आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर लंग्स की क्या कंडीशन है, तो आप ऐसे ही एक शीशा बना के और उसमें से पूछेंगे हाँ तुम ठीक हो, वो मैनेजमेंट नहीं होता। तो आपको फॉर अ गुड मैनेजमेंट आपको पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है कि आप इसकी आपने HRCT रिक्वायर्ड है, आप इसका ये इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। तो हमारी खुशकिस्मत ये हुई कि उससे हमारा पेशेंट केयर बेहतर हो गई। लेकिन कई जगहों पे ऐसे था कि लोग, डॉक्टर्स ने भी खिड़की लगाई हुई थी और उसके बीच में पूछते थे हाँ तुम वो ऑक्सीमीटर उंगली के साथ लगाओ और हमें दिखाओ कि तुम्हारा क्या आ रहा है और तुम्हारा सांस कैसा चल रहा है, और टच नहीं कर रहे थे। तो ये इस किस्म का शुरू में स्केयर आया और PPEs पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग भी हुई। PPE शुरू में बहुत महंगे बिके, जिसके पास थे उसने मुंह मांगे उसके दाम लिए। मास्क के लिए, इवन मास्क के लिए आप देखें, मास्क जो 70 रुपए का था 3-3 हज़ार का वो मास्क पे का। तो ये मैं कि मुझे बड़ा इन चीज़ों में दुख होता है कि हमारे जो मतलब जहाँ आपने लोगों को फ़ायदा देना है और एक टाइम ऐसा आ गया जैसे बर्फ़ पड़ी मरी में तो वहाँ 2-2 हज़ार का एक मिल्क पैक बिका। और तो आपको उस वक्त एक आगे आके हेल्प आउट करना चाहिए लोगों को। बाद में ये देखा गया कि अगर आप अपने क्योंकि जो मास्क की आपने बहुत अच्छी बात की कि मास्क ज़्यादा देर लगाने से वैसे ही सैचुरेशन ड्रॉप होती है और मास्क आपका जो एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं उसको एग्रीवेट कर देता है और फिर आप अल्टीमेटली वो चले जाते हैं वेंटिलेटर पर, वहाँ जो प्रेशर आपको आता है और फिर आपको वैसे ही एक टेंशन से भी हो जाती है कि पता नहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। वो मास्क एज सच खुद भी अगर बहुत लंबी देर लगाएं तो प्रॉब्लम करता है। तो एक तो उसको थोड़ा थोड़ा जहाँ आपको लगे कि रश कम हो गया, एक डिस्टेंस रखना है जो कि 6 फीट का है, वो अगर आपका डिस्टेंस हो और आपने हाथ वाथ अपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें। मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि सैनिटाइज़र से भी बेहतर सोप है और वो सोप अगर आप 20 सेकेंड्स उसे करें तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अपने आर्म्स और उसे। अच्छा डॉक्टर साहब, SOPs के हवाले से ये कहा गया कि जी आप बाज़ारों में ना रहें और आपको पता है कि एक सॉफ्ट किस्म का एक आप पे पाबंदी लगा दी, आप घरों में चले जाएं। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो मुझे ये लगा कि ये SOPs एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इवन बाजार में फिर रहा हूँ या बाहर हूँ तो खुले में शायद डिस्टेंस लोगों का आपस में होता है, लेकिन अब अगर बाहर से हम घर में आ गए हैं तो घर में तो लोग आमतौर पर ना तो वो मास्क पहन के बैठ सकते हैं बल्कि वो डिस्टेंस इंतहाई कम हो जाता है
और अगर आपने उनको लॉक कर दिया किसी को एक सर्टन टाइम के लिए एक एरिया को, एक आबादी को, तो वो तो अगर कोरोना नहीं भी फैलना, तो जब सब मुख्तलिफ घरों में आपस में लॉक हो गए हैं 5-5, 6-6 लोग, 7-7 लोग, तो वो तो कोरोना ज़्यादा नहीं फैलेगा उससे? कोरोना देखिए अभी तक प्रॉपर समझ नहीं आ रही कि फैल कैसे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक उस दौरान बाहर ही नहीं निकले, उनको भी कोविड हुआ है। अब फिर वो कहते हैं जिसका एरोसॉल स्प्रेड है, एयर में स्प्रेड करता है, उससे ट्रैवल करता है। एक्चुअल कोई पता नहीं चल रहा, कह तो रहे ना कि थ्रू एनिमल्स आया, बैट से आया, स्नेक से आया, डिफरेंट जगहों से आया। लेकिन वो एक बहुत एक टेरेबल टाइम था पूरी दुनिया पे, और 2 साल रहा, थोड़ा अर्सा भी नहीं रहा। और इसका एक चीज़ इतनी अजीब थी कि वेस्ट में आता था विंटर में, और पाकिस्तान और इंडिया में आता था समर में। अच्छा, उसमें पहले एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि ज़्यादा गर्मी होगी, हम भी खुद कहते थे, तो ये वायरस मर जाते हैं और ये भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा हीट वायरस था कि हमारे 120-122 के टेम्परेचर में ज़्यादा हो जाता था, और उनका समर ठीक जाता था, और उनके विंटर में ज़्यादा फैलने लग जाता था। इसका जो पैटर्न है वो अभी तक समझ नहीं आया कि ये इसका एक साइकिल चल रहा है। साइकिल ऐसे कि पहले वहाँ आता है, वो फिर दुनिया ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा करी है, तो भी एक स्पेकुलेशंस है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। अगर ट्रैवलिंग बंद हो जाए बिल्कुल, तो एक अगर कंट्री में आया तो फिर वो नहीं फैलेगा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट ही है। और लेकिन वो उनका लेट से कि उनको समर में आया या जो भी है, या विंटर में आया, विंटर में वो लोग इधर आ गए, और जब तक यहाँ फैलते फैलते फिर समर आ गई। तो इसका एक साइकिल भी अजीब सा है, इसका वेदर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज़ देखी गई कि हमारे पाकिस्तान में ये समर में आया ज़्यादा, और सितंबर में ये कम होने लग गया। वेस्ट में सितंबर में बढ़ने लग गया, यूरोप में, यूएसए में, और जैसे ही फरवरी मार्च आया तो कम होना शुरू हो गया। अब एक इसका पैटर्न और बड़ा एक अजीब है। हमारा वेदर तो इंडिया और पाकिस्तान का एक जैसा है, लेकिन इंडिया में इतनी विरुलेंस के साथ और करोड़ों और अरबों लोगों को भाई, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। क्या रीजंस क्या है? अब हम एक स्कूल ऑफ थॉट ये चल रहा था कि जी हमारी जो ये हमारी गुड लक हुई कि लोअर पॉपुलेशन को कोविड नहीं हुआ, ऐसे और कोविड ज़्यादा एजुकेटेड और रिच क्लास में हुआ। हालांकि जिन्होंने ज़्यादा SOPs। अच्छा, हमने कुछ डॉक्टर्स जो कोविड, एक हमने कोविड स्टोर बनाया कि चीज़ें बेतहाशा आ रही हैं, चोरी ना हो, वो ब्लैक हो रही थी, उसके पूरी हमने इन्वेंट्री बनाई और उन डॉक्टर्स को रखा, और उनके बाद कोविड वाले लोग आते भी थे और सारे, लेकिन उन डॉक्टर्स ने कभी मास्क भी नहीं लगाया। मैं उनको कहता रहा लगाओ, लेकिन उनको कभी भी कोविड नहीं हुआ। जो बात आपने फरमाई ना कि आपको नहीं हुआ और आप कोविड वार्ड में भी गए, उनको नहीं हुआ। हमारे जो डॉक्टर साहबान ने, एक दो डॉक्टर इरफान ने जो ट्रीट किया, मुझे कोविड हुआ, मैं बहुत सीरियस रहा। एक्चुअली मुझे शुरू में हो गया था, उस वक्त ट्रीटमेंट का कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था इसका पैटर्न क्या है, कौन सी, और रेमडेसिविर आई नहीं थी। मैं पहला था जिसको रेमडेसिविर लगी, उस वक्त रेमडेसिविर नहीं आई हुई थी, और एक्टेमरा उस वक्त शॉर्ट थी। हमने वो कि उसको फिर वो करना शुरू कर दिया कि भी ये भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन वो मेरे पास आके बैठते थे, मेरे से हैंड शेक करते थे, और बगैर मास्क के आते थे, और मेरे पास घंटा घंटा आके बैठते थे, और बाकी भी सारे पेशेंट को निकले, बाकी पेशेंट भी सारे देखते थे। मेरे PSOs थे अगले कमरे में, वो सारे दाखिल, हम सबको इकट्ठे ही हो गया पूरे ऑफिस को, तो वो सबको देखे। लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ, उनको 2021 में हुआ, और वो इतना विरल नहीं था, थोड़ी देर हुआ, लेकिन ही वाज ओके। तो इससे भी अब मे बी कुछ लोगों की इम्यूनिटी ऐसी कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल है इसको। लेकिन हमारी जो अनएजुकेटेड और लोअर सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनमें एक खुदा की तरफ से इम्यूनिटी है, जो कि मे बी उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको वायरस ने इफ़ेक्ट ही नहीं किया। ये ज़्यादा एजुकेटेड क्लास को, रिच क्लास को इफ़ेक्ट हुआ, जिन्होंने जो जितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा, उसको उतना ज़्यादा कोविड ने हिट किया। अब इसमें एक चीज़ तो खुल के सामने आ गई कि जो लोग ओपन एयर में रहते हैं, ओपन एयर में फिरते हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं इससे। ये नहीं कि वो रश में चले के 2000 बंदा खड़ा तो उसके अंदर एंटर, वो नहीं। लेकिन आप लेट से कि आप वॉक कर रहे हैं, आप प्ले ग्राउंड में फिर रहे हैं, आप एक कमरा प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, उसकी खिड़कियाँ आपने खोली हैं, AC में टाइम आप कम दे रहे हैं। आप जितना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग, ये स्टडी आई है, जितना ज़्यादा आपका टाइम एयर कंडीशनिंग में रहा है,
उतना ज़्यादा कोविड का चांस आप में ज़्यादा है। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात हो रही है, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टडी आई है वो ये है कि जितना आप ओपन में रहे वो लोग जो कोरोना की वेव के दौरान, वो शायद इससे ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, बल्कि जो ज़्यादा प्रोटेक्टेड माहौल में रहे उनके ऊपर जो इसके असरात जो थे वो ज़्यादा थे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आया है वेंटिलेटर की बात बीच में रह गई। शुरू में बड़े वेंटिलेटर का इशू बन गया जी, वेंटिलेटर्स कम है, और एक स्टडी है और आप इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि जनाब बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ शायद वेंटिलेटर पर जाने से हुई कि जब उनके अंदर मास्क पहनने से या किसी वजह से ऑक्सीजन कम हुई, वेंटिलेटर पर ले जाया गया और प्रेशर से ऑक्सीजन दी गई, तो उनके पहले से वीक जो आपके जो लंग्स थे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उल्टा वो डेथ हो गई। आज वेंटिलेटर की इतनी बात भी नहीं होती। लेकिन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसका पैटर्न कैसे चल रहा था। सडनली जब लंग्स कोलैप्स होते हैं तो हमारी किताबों में लिखा है कि पेशेंट को आपको वेंटिलेट करना है, वेंटिलेटर पर ले जाना है। इसमें ये वेस्ट की तरफ से स्टडी है और हम लोग देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे जो पेशेंट वेंटिलेटर पे गया वो वापस नहीं आ रहा। 100 लोग गए तो 10 आए, 12 आए, से ज़्यादा नहीं आए। यूएसए की फिर एक स्टडी आ गई। अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेंटिलेटर पे गया तो अभी आएगा नहीं, कोई एक आधा आ गया, वो अल्लाह की कुदरत की तरफ से आ गया। फिर यूएस की तरफ से एक स्टडी है जिसमें लिखा कि हमारा 12% चांस है वेंटिलेटर पे सर्वाइवल का। अच्छा। अगर 100 पेशेंट हैं तो 12 बचते हैं, 88 नहीं बचते। हमारा एग्जैक्टली उस तरह का आ रहा था। फिर हमने भी स्टडी की, हमारा भी वही आया। हमने फिर उन्होंने ये साइमल्टेनियसली हुआ इसमें, हमने भी और यूरोप और यूएसए ने भी इकट्ठा स्विच ओवर किया हाई फ्लो वेंटिलेशन पे। हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी, बाहर भी इतने यूज़ नहीं हो रहे थे, वो हमने चीज़ें फिर रिपोर्ट की। वो हाई फ्लो वेंटिलेशन ये कि उसमें आपकी ऑक्सीजन चलती रहती है लेकिन वो वेंटिलेटर नहीं होता। वेंटिलेटर्स जाके सामहाउ आगे जो स्पेशलिस्ट हैं वो आप बताएंगे, ज़्यादा लंग को बीच में डैमेज कर रहे थे। वेंटिलेटर एक लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है कि हाई फ्लो पे भी अगर वो नहीं चल रहा तो फिर हाई फ्लो से चांस रिवर्सल का बहुत ज़्यादा हो गया। काफ़ी सारे लोग उससे बाहर आने शुरू हो गए। तो फिर पूरी दुनिया ने एक ये डिसीजन किया कि बिकॉज हम रोज़ यूएसए, जर्मनी और उनके साथ भी इन टच होते थे, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस चलती थी कि हमारे पेशेंट्स में क्या हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है। एक चीज़ बड़ी अच्छी कि स्टीरॉयड्स हमने उनसे पहले देने शुरू किए, जिससे हमारे पेशेंट्स की मोर्टेलिटी बढ़ी। मुझे इंडिया से भी फ़ोन आया, हमने जब वो यूज़ किया और हमारी किसी जगह वीडियो एक चल रही थी, मेरे साथ पल्मोनोलॉजी वाले भी थे, तो हमने जब कहा हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे थे। मेरी नॉर्थ कैरोलिना मीटिंग हुई, मेरे क्लास फेलो थे पल्मोनोलॉजी के, वहाँ प्रोफेसर थे। मैंने उनको कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं जो बचा हूँ वो स्टीरॉयड्स की वजह से बचा हूँ। तो वो कहे थे कि उन्होंने फिर वो डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि एक्टेम्बरा भी हम दे रहे हैं, तो वहाँ नहीं दिया जा रहा था। तो इसने ही फॉट विद देम कि वो दे रहे हैं और उनका ख्याल है आप उनकी स्टडी लें। हमने फिर उनको स्टडी भेजी, उन्होंने फिर अपने को ट्रायल वगैरह किया और डिसाइड किया कि उन्होंने स्टीरॉयड्स देने हैं और एक्टेम्बरा भी उन्होंने देना उस पर। तो स्टीरॉयड हमारे कंट्री में पहले दिए गए, यूरोप और यूएसए में सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन और पेनाडोल ही चल रही थी। और उसमें वो कहे थे कि अगर अभी आपकी सैचुरेशन इतनी ड्रॉप नहीं की तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और बात ये थी कि जब सैचुरेशन सडनली ड्रॉप करती है तो पेशेंट को फिर निकालना उससे मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में यहाँ प्रिवेंशन का ऐसा एक हमने रिजीम बनाई हुई थी जो कि पेशेंट को उसमें प्रोटेक्ट कर जाती थी और वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है कि अब अपनी तरफ से जो इंसान कोशिश करता है। अब मेडिसिन कुछ नई भी आ गई हैं जो कि एक्सपेंसिव है, वो 1.5 लाख की एक रिजीम आ गई है, ओरल मेडिकेशन है। यूएसए ने बना लिया कि वो फर्स्ट लाइन जो है वो स्टीरॉयड नहीं है और पहले आप ये मेडिसिन दें, जो कि हमारे पास अभी नहीं है और हमारा उस तरह से विरुलेंस चल भी नहीं रही। तो ये लेकिन ये अभी एक पर हमें इंडियंस ने भी फ़ोन किया कि आपका स्टीरॉयड्स का क्या एक्सपीरियंस है, हमें भी दें। फिर हमने उनको भी भेजा और उसके बाद फिर यूएसए से स्टडी आई कि हम डेक्सामेथासोन दे रहे हैं। वो उस वक्त भी लो डोज में दे रहे थे और हमारे यहाँ थोड़ी सी हाई डोज लग रही थी।
तो उससे मेरा ख्याल है हमारे पेशेंट्स में सर्वाइवर बेहतर हुआ। और अब इसमें ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो कंट्रीज़ के डिफरेंट पैटर्न चले। ये सबसे पहले उधर चाइना में आया, चाहे यूके के अगर आप देखें तो यूके का 2018 और 19 का रिकॉर्ड देखें तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की बात हुई बिकॉज ऑफ फ्लू, और उसको एक जनरल फ्लू लेबल करके, और वो ये हो सकता है उनमें से कुछ को कोविड हो। उनकी ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 90 से ऊपर बेतहाशा लोग हैं, उनको जनरली कुछ सीवियर फ्लू होता है तो वो फिर कई बीच में बचते नहीं, एंड देन डाई। मे भी उनमें कुछ में कोविड हो। चाइना में आप, इटली में बहुत ज़्यादा आया, फिर स्पेन में बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही कि इंडियन पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का डिफरेंस क्यों आया। इसमें कुछ लोगों ने जेनेटिक्स के ऊपर कहा कि उसमें ख़ास जीन है जो डिस्कवर हुई कि वो इंडिया में परसिस्ट करती है और पाकिस्तान में नहीं है। जिनमें वो जीन है उनमें ज़्यादा विरलेंट होता है। इसके ऊपर भी कुछ स्टडीज़ हुई है। मे भी वो जेनेटिक, जैसे मैंने वो कहा ना, कुछ लोग प्रीडिस्पोज हैं कि उनको ये ज़्यादा, और कुछ मे बी अनप्रोटेक्टेड भी रहे तो उनमें वो जीन नहीं है, या वो प्रोटेक्टिव जीन है तो वो उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम बात, दुनिया में कोई भी मेडिसिन जब किसी को दी जाती है तो आपको पता है कि वो पोस्ट टेस्ट होते हैं। जब वो आ जाती है तो एक लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर वो मार्केट की जाती है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, यानी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अभी ये जो आप यानी डिज़ीज़ आई तो इसकी वजह से जो वैक्सीन आई उसकी कोई टेस्ट नहीं थे और फिर वो डायरेक्टली आपके यहाँ लगना भी शुरू हो गई। इसमें कहा यह जाता है, और एक परसेप्शन भी है और वाक़यात भी ऐसे आए कि जिसमें ये कहा गया कि वो खून को गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से सर्टन लोगों की डेथ्स भी हुई कुछ लगने की वजह से ना। और आप देख लें कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन का हर इंसान के ऊपर डिफरेंट यानी असर आता है। किसी को एक मेडिसिन सूट करती है, किसी को नहीं करती, बच्चे को सूट करती है, बड़े को नहीं करती, किसी को रिएक्शन हो जाता है। अब एक ही वैक्सीन आप सबको लगाए जा रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग की वजह का कहा गया कि जब वैक्सीन लगी और ऐसे इंसिडेंट आए, अगर चाहे तो उस पर स्टडी नहीं हुई, तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी लोग मरे वैक्सीन लगने के बाद? लेकिन ये बड़ा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें ये कि वैक्सीन डिफरेंट टाइप की थी, तो सब ज़्यादा रिपोर्ट हुआ क्लॉटिंग वो एस्ट्राजेनेका से हुआ, और वो ऑक्सफोर्ड की स्टडी थी और उनका ख्याल था कि वैक्सीन बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन वही रिपोर्ट हुआ ज़्यादा तो उन्होंने ख़ुद ही उसको विदहोल्ड कर लिया। लेकिन हमें उन्होंने वैक्सीन दी थी, काफ़ी सारे लोगों को इधर एस्ट्राजेनेका भी लगी। हमारे यहाँ ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन आई और मैं समझता हूँ कि उसके रिज़ल्ट बुरे नहीं थे। मुझे ख़ुद वो लगी, हमारे सारे प्रोफेसर्स को लगी, और उसमें एक है कि आपको 2-3 दिन जनरली बॉडी एक्स, पेन्स, फीवर हो सकता है। हमारे 1-2 लोग बीच में ऐसे थे जिनको किडनी पहले थोड़ी सी इशू था, तो वो रीनल पैरामीटर्स ऊपर नीचे हुए, और कुछ 1-2 और थे वो सीरियस हुए। लेकिन जनरली अब आपकी इतनी लार्ज पॉपुलेशन की डेथ हो रही हो या वो सीरियस हो रहे हो, आप फिर वे करते हैं कि इनको आपने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अगर एक आधे का बीच में कोई साइड इफ़ेक्ट आया भी है तो उसने बहुत ज़्यादा मोर देन 90% को प्रोटेक्ट भी किया। और फिर ये हुआ कि डिफरेंट किस्म की वैक्सीन आई, रशियन वैक्सीन आई, फिर यूएस की वैक्सीन आई, फिर इस तरह वो फाइज़र बाद में आ गई जो टर्क्स ने बनाई थी, और फिर उन्होंने तो फिर ये हुआ कि यूरोप और यूएसए और चाइना वो आपस में कंपटीशन चला, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बूस्टर फाइज़र का नहीं लगेगा तो हम चाइनीज़ नहीं मानेंगे। इस वजह से फिर क्योंकि ट्रैवलिंग हम लोगों की बहुत ज़्यादा थी, इतनी चाइना ट्रैवलिंग नहीं थी जितनी आपकी यूके और यूएसए या ऑस्ट्रेलिया है, तो हमें मजबूरन वो फाइज़र मंगवाना था ताकि हमारे, क्योंकि कईयों के बच्चे पढ़ रहे हैं, कईयों के फैमिलीज़ रह रही हैं, पेरेंट्स से आना जाना था, तो वो एक टोटल ब्लॉकर लग गया था। इस वजह से हमें वो मंगाना था। और उसमें ये कि मुझे 2 पहले वो लगे, साइनोफार्म लगे, और उसके बाद मैंने फिर लेकिन मैं एक चीज़ किया कि मैं साथ में एंटीबॉडी टाइटर कराता रहा कि मेरा टाइटर क्या आ रहा है। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में बूस्टर लगवाया मुझे, और वो लगा तकरीबन 6-8 महीने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर कोविड हुआ था और मेरी फिर एंटीबॉडीज़ बन गई थी। मैं टाइटर करवाता जा रहा था, और मेरे जब मुझे लगता था टाइटर कम हुआ तो तब मैं आई वेंट फॉर अ बूस्टर डोज, क्योंकि आपको अगर कोविड हो जाए और आप उससे सर्वाइव कर जाएं तो फिर आप में एक इम्यूनिटी कुछ अर्सा रहती है। लेकिन उसका क्योंकि ये पहले रिकमेंडेशन थी कि ये हर साल टीका लगेगा, और कुछ ऐसे लोग थे
जिन्हें कोविड हुआ भी सी और एंटीबॉडी नहीं बनी, लेकिन जनरली ज़्यादा को बनी, तो उसमें एक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, लोगों को मशवरा भी दूंगा कि एंटीबॉडी टाइटर अपना लाजमन कराएं और उसके बाद फिर बूस्टर पे जाएं, और बूस्टर जब लग जाए तो बूस्टर के 6 वीक्स के बाद फिर एंटीबॉडी टाइटर कराएं, देखेंगे बूस्टर ने क्या बेनिफिट दिया। और दूसरा सेकंड बूस्टर लगना है वो कम से कम मेरा 2 मंथ्स का गैप देना चाहिए। अगर रैपिडली कि यही मुझे लग गया और हफ्ते के बाद दूसरा भी लगवा लें तो वो एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। आपको उनके अंदर एक प्रॉपर गैप देना चाहिए, प्लस अपनी फिटनेस देखनी चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि उनको वैसे को फ्लू था थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा चलो को ये लगवा लूँ, कोई ज़्यादा ना हो जाए, वो ऑलरेडी उनको कोई इलनेस चल रही थी। वो आपको प्रॉपर अपनी फिटनेस देखनी है कि आपकी कोई बॉडी एक्स पेन्स तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, गला ख़राब तो नहीं है, या आपको लगे प्रॉपर फिट हैं और कोई किडनी के आपके इशू, तो अब उसके बाद फिर आप जाएँ। और अगर आपका कोई क्रॉनिक इशू चल रहा है तो फिर आप उस स्पेशलिटी के डॉक्टर से डिस्कस करें कि हमें ये लगाना भी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सम अप करूँ तो SOPs आपके ख्याल में क्या होने चाहिए? मास्क उसमें शामिल होना चाहिए, क्या क्या होने चाहिए SOPs? देखिए दुनिया ने तो मास्क भी अब छोड़ दिए है, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ चाइनीज़ से जिन्होंने लगाया हुआ था, और मैं नेचुरली बाहर फिरता रहा हूँ, मैंने मास्क लगा के, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं यूरोप में, और लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ आप देखें कि रश बढ़ गया है, और मे बी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अब जहाज़ में जा रहे हैं, कुछ देर मास्क रखें। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उसको नोज़ से नीचे कर, ठीक, आपने डिस्कम्फर्ट अपने आप को नहीं करना कि वो आपको उल्टा नुकसान देना शुरू कर, उसको नीचे कर लें। जहाँ आपको रश है मास्क लगा रखें, जितना ज़्यादा अगर 6 फुट कम से कम गैप दे सकते हैं एक स्ट्रेंजर से तो वो ज़रूरी है। बाकी एक एक्सेसिव आप प्लेसेस को टच कर रहे हैं, सर्फेस टच कर रहे हैं, हमारी आदत है हम हाथ मिलाते हैं, अब तो खैर ऐसे करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से हाथ में मिला तो नाराज़ हो जाते हैं जी ये हमसे हाथ नहीं मिलाया, और ये वो ख़ासकर जो आपकी देहाती पॉपुलेशन। यहाँ एक चीज़ देखने वाली कि हमारी कुछ पॉपुलेशन है जिनको खुद नहीं हुआ, उन्हें कोई बंदे कैरियर्स। अब एक मैंने आपको प्रीडिस्पोज है, एक नॉन प्रीडिस्पोज है। जो प्रीडिस्पोज है वो अगर एक ऐसे बंदे को मिलेगा जो कोविड पॉजिटिव है और उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो वो दूसरे को कर देगा सीरियस, और ख़ुद वो ठीक रहेगा, खुद उसका ना कोई टेस्ट होगा, उसको कोई सिम्टम नहीं। तो ये अलग एक इशू आ रहा है। तो इसलिए जब आपने कोई हैंड शेक किया या आपने कोई सर्फेस टच की, आपको शक है कि इधर बहुत लार्ज पॉपुलेशन कर रही है, ये नहीं कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो थोड़ा सा हाथ लग गया, तो वो मेरा ख्याल आपको अपने हैंड वॉश लाजमन करने चाहिए। आपके पास जहाँ इंटरटेनमेंट चल रही है, आपका गेस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, कोक पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, एक बंदा जो पी के गया वो प्रॉपरली यूटेंसिल वॉश होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आगे ट्रांसफर ना हो। कोई भी प्रॉब्लम। अब तो नई डिजीज़ आ रही हैं, फ्लड्स आ गए हैं, इसमें से पता नहीं क्या कुछ निकलता है। अभी कितना गैस्ट्रो आ गया, फिर कितना डेंगू आ गया, फिर और मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा आ गया तो इसी वाले से अब ये जो फ्लड्स आपने पाकिस्तान को हिट किए हैं, ये जो फ्लड्स हैं, इसके बाद अब पोस्ट फ्लड जो बीमारियां कौन सी आ सकती हैं? पानी खड़ा है और कहा यही जा रहा है कि 5-5, 6-6 माह जो है ना अभी ये नहीं जाएगा, कहीं यहाँ 2 माह लगेंगे, कहीं 3 माह लगेंगे। इस कौन सी एपिडेमिक्स आ सकती हैं और हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको कॉप विद करने के लिए किस हद तक तैयार है, रेडी है? देखिए जी, एक तो इसमें वाटर बोर्न डिजीज़ है, नेचुरली वो पानी हमारा ऑलरेडी इतना क्लीन नहीं है, तो इसमें आपको हेपेटाइटिस ज़्यादा आएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इमीडिएट जॉन्डिसेस आपके आ सकते हैं, आपके डेंगू बहुत ज़्यादा उसका ख़तरा है कि वो बढ़े, और बढ़ भी रहा है सिंध में बहुत ज़्यादा इस वक्त। मुझे 2010 में डेंगू हुआ था और मैं बहुत सीरियस तब भी हो गया था, और मैं पाकिस्तान में चौथा बंदा था जिसे डेंगू हुआ, तब भी वो फ्लड्स में काम कर रहा था, वहाँ से हुआ। फिर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती, फिर सांस की तकलीफ़ें आ सकती। ये सारी चीज़ें इन मैस, और इसमें छोटे बच्चे जो हैं उनको बहुत हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर कुछ फीमेल्स हैं जो फैमिली वे पे, उनकी अगर आप स्टरलाइजेशन नहीं रखेंगे तो टेटनस आ जाएगा, इन्फेक्शंस आ जाएंगी, और ये जो चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं, इन चीज़ों से कोई नई चीज़ें रप्ट होती हैं। जैसे बीच में डेंगू निकला, पता नहीं था, फिर कोविड आया, पता नहीं था। जब तक आप ख़ुद इन चीज़ों का ध्यान नहीं करेंगे तो नेचर टेक्स इट्स कोर्स, और वो फिर खुद ही चीज़ें वो करके, और तब तक आप हिट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही उन चीज़ों, अब सुपर पावर्स थी, सुपर पावर्स से वो कंट्रोल तो नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा उनकी रिसर्च थी और क्या कुछ था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे करें। तो मेरा ख्याल अभी तक भी कोई फाइनल तो नहीं है ना? अभी तक भी कोई फाइनल नहीं है।
तो अभी बस यही है कि वो आप वहाँ लैंड करते हैं तो आपको ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं। ये शुक्र है पाकिस्तान का वैक्सीनेशन कार्ड, उसको बड़ा मुझे एक जगह मेरे साथ एक डॉक्टर था जिसका NHS का था, उसको वो क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरा उन्होंने नहीं किया, ये चीज़ मेरा पाकिस्तान का वो नादरा वाला कार्ड था, तो मुझे खुशी हुई कि मेरा उन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे कब जाए। तो ये चीज़ें आपको हमें खुद ही अपनी इन्वायरमेंट साफ़ रखनी है, पानी नहीं होना चाहिए, ऐसे गंद नहीं होना चाहिए। चीज़ें जितनी आप क्लीन रखेंगे उतना ही आपका इन्वायरमेंट बेहतर रहेगा। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और वो आबादी इलिटरेट भी है और वो आबादी को प्लान तरीके से उनकी रिहाइश भी नहीं है। अब ये फ्लड ख़त्म होंगे, पानी नीचे जाएगा, वो फिर इसी जगह आके घर बना लेंगे। तो वो इश्यूज़ भी हमें इनको समझाने वाले, और ये आपका कंटिन्यूस एक हेल्थ केयर अभी चलेगी एटलीस्ट 1 to 2 years उन इलाकों में, ताकि ये जो प्रॉब्लम जैसे जैसे इरप्ट होती जाए। हमारे हॉस्पिटल या हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो इस सारे प्रॉब्लम्स को जो जिसको आप मेंशन कर रहे हैं किस हद तक उसको कर सकती है प्रॉपरली हैंडल? देखिए, इसमें तो पूरी नेशन इसको मिल के करना है, और मुखैर हजरात भी आगे आ रहे हैं, डॉक्टर्स खुद भी कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही हैं, गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो इसमें आपको नेचुरली उनको आपको कुछ जो भी उनकी रिलीफ गुड्स हैं वो लेके जानी है, मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं। कुछ वहाँ जैसे पहले फ्लड आया, ज़िलज़िला आया, वहाँ कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे बने जो कंटेनर्स में बने, ताकि वहाँ आपके को ऑपरेशन थिएटर्स हैं तो वहीं आप चीज़ें, किसी को इन्फेक्शन है, कोई डिब्राइमेंट करनी है, कोई और छोटा मोटा केस कर वहीं हो जाए। ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा डेवलप करेंगी। डॉक्टर्स हर एरिया में, हमारी LGH की टीमें भी कंटिन्यूसली जा रही हैं, बाकी हॉस्पिटल से भी टीमें जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स की टीमें जा रही हैं। इस वक्त ये कि काम तो बेसिकली उनके घरों में और उनके इलाकों में जाके जहाँ लोग फंसे हुए हैं वहीं जाके करना है, क्योंकि वो तो अभी इस कंडीशन में नहीं है, पानी इतना ज़्यादा है कि वो इन हॉस्पिटल्स में आ सकें, और ये ऑलरेडी बहुत रश है। तो हमें नेचुरली उनका डोर स्टेप पर जाना है। वो काम अच्छा चल रहा है और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ गुड्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की एक लार्ज, लेट्स पुट इट दिस वे कि आप इस वक्त जनरल हॉस्पिटल को देख रहे हैं, सारा जनरल हॉस्पिटल और 2-3 हॉस्पिटल वहाँ पे और भी हैं, उसके प्रिंसिपल भी हैं, तो ये जो आपकी जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को भी आपने हम बात की कि आपको डोर स्टेप पे जाना होगा, तो आपके यहाँ से कोई टीम में ही ऐसा वर्क हो रहा है? जी जी, हमारी टीमें जो हैं वो कंटिन्यूसली जा रही हैं, और अभी भी हमारी टीम एक आज राजनपुर और रुझान में मौजूद है, और आज हमने एक मीटिंग की, एक मीटिंग हमारी कल होगी। अगला हम डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारी राजनपुर वाली टीम है, इस इंटीरियर सिंध में भी इन्होंने चक्कर लगाया, और आज कुछ प्रोफेसर से हमारी मीटिंग हुई। खैरपुर में एक विलेज है जिसे हम अडॉप्ट करेंगे, और प्रोफेसर सबान जो है वो हम उसको एक बस्ती LGH का नाम देंगे, और उसकी आज हम कैलकुलेशन करते रहेंगे कितना खर्चा आएगा। तो हर प्रोफेसर एक एक घर अपने ज़िम्मे ले रहा है। जिन लोगों के घर गिर गए हैं, हमारे 34 डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स और आए हुए थे, आज हमारा गायनिया कोर्स हो रहा था, 6-8 वो थे, तो हम 40 से करीब हमने तैयार कर लिए। वो 40 से करीब हम लोग इंशाल्लाह घर भी बना के देंगे। वो बड़े नहीं, लेकिन एक वो उसमें फैमिली आ जाएगी, किचन आ जाएगा, मेकशिफ्ट होंगे, बाथरूम नहीं परमानेंट होंगे, बाथरूम आ जाएगा, उनकी जो जगह है उस पर बनाएंगे, या अगर गवर्नमेंट ने कोई दे दी, या में भी हमें ख़ुद कोई 1 एकड़ 2 एकड़ लेने पड़े तो वो लेके बनाएंगे। उसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, और आज चल रहा था कि वो या कंटेनर में हो या परमानेंट हो, तो मेरे ख्याल है हमने सोचा कि परमानेंट ही बनाएं तो बेहतर रहेगा, और वो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। और उसका में भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ की जो जिन सूबे की गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिल के हम देखें कि कौन सी जगह सूटेबल है, कि ये ना हो कि हम बनाएं तो 15-20 दिन के बाद फिर इतना पानी आ जाएगा वो सारा फिर चला जाए। एक सेफ़ जगह हो, और वो आप यूरोप और US में देखें, कोई कंस्ट्रक्शन ऊपर बिल्कुल नहीं है समंदर के या दरिया के। पहले कोई ना कोई पार्क होता है, पार्क के बाद रोड होती है, रोड के बाद फिर एक स्ट्रिप होती है, और उस स्ट्रिप के बाद कंस्ट्रक्शन होती है। हमारे यहाँ लोग गलती ये करते हैं कि जाके वो ऊपर बिल्कुल दरिया के बना दिया। अब जो स्वात में हुआ, वो हमारी एक टीम गायनेकोलॉजिस्ट की थी, वो उससे 15 दिन पहले उस होटल में ठहरी हुई थी जो होटल गिरा है। अच्छा। हाँ, और हर सूबे के गायनेकोलॉजिस्ट थे वहाँ। उसका एक चैप्टर हमने बनाया था स्वात का, तो वो लोग सारे वहाँ ठहरे हुए थे, और वो बिल्कुल उसका एक पोर्शन हैंग ओवर करता था रिवर स्वात के। वो तो उस वक्त तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था कि वो रिस्क इतना था, और उस स्वात में ऑलरेडी हो चुका है।
तो ये मेरे ख्याल है हमारे लोग खुद भी सोच रहे हैं। दरिया रावी में चले जाए तो मैं सैटरडे को इस्लामाबाद गया था, तो वापस आ रहा तो दरिया के अंदर ही ऑलमोस्ट वो झुग्गियाँ सारी बनी हुई थी। तो रावी में तो अभी इतना पानी नहीं है, वो जैसे पानी बढ़ा तो रात को अगर उठा तो सारी की सारी झुग्गियाँ ले जाएगा। हमारे लोगों को मेरे ख्याल है ये इस चीज़ का भी वो नाला लई है पिंडी का, वो आता है हर साल, उसमें फ्लड दे नो इट, लेकिन फिर उसके अंदर बना लेते हैं और फिर फ्लड आता है, फिर बीच में कुछ लोग मरते हैं। और अब जैसे ही देखेंगे बारिश होगी, बारिश के 10 मिनट बाद आना शुरू हो जाएगा, दीवार गिर गई, छत गिर गई, ये हो गया, ये बंदे मार गए, वो हो गए, ये हो गया। ये हमारी नेशन को इस वक्त मेरे ख्याल है सीरियसली इन चीज़ों को सोच रहा है। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, फार ईस्ट में, मैं ऑस्ट्रेलिया 2 साल रहा हूँ, 4 या 5 दिन हो गए वहाँ बारिश नहीं हुई। इतनी तूफ़ानी बारिश होती थी और इतनी हवा चलती थी, कई दफ़ा लगता था कि आपको हवा उड़ा के ले जाएगी और आपको पोल पकड़ना पड़ता। वो आधा ऐसे नहीं होता था कि जी बारिश हुई और वो ये मर गया, वो हो गया, ये हो गया। और सिंगापुर में रहा हूँ 1 साल, सिंगापुर में इतनी बारिश होती थी कि लगता था कोई चीज़ बचेगी नहीं, लेकिन मजाल है कि आपको कहीं को पानी नज़र आए या किसी की छत गिरी हुई है घर की। ये हमारे लोगों को खुद भी सोचने वाली चीज़ है कि कौन सी जगह सेफ़ है, कहाँ जाना है, कितनी कंस्ट्रक्शन करनी है, बायलॉज क्या होनी चाहिए और छत कैसी बने। मैं भी अब थोड़ा बना लें, लेकिन उसको कम से कम इस तरह का बनाएं कि वो आपकी सेफ्टी हो, आपके बच्चों के लिए सेफ्टी हो और वो जगह सेफ़ हो। सबसे पहले वो है। अगर आपने झुग्गी भी बनाई है, कम से कम वो झुग्गी आपकी बिल्कुल दरिया के बीच में ना हो कि उसका रात को लेवल बढ़े तो झुग्गी भी जाए और बच्चे भी सो रहे तो वो भी जाए। ये चीज़ें हमारे लोगों को खुद भी सोचने वाली चीज़ है। और गवर्नमेंट को हम कहते हैं, गवर्नमेंट भी कितने लोगों को वहाँ से डेढ़े मार के निकाले और आपकी आबादी 22 करोड़ से बढ़ चुकी है, उसका भी कोई नहीं सोच रहा। तो चीज़ें सारी सोचने वाली हैं और इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी नेशन इस चीज़ को सोच बिल्कुल ही नहीं रही और हर बंदा एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है उस तरीके से। अपने जो एक है मेन कि अपने इंडिविजुअल को आपने कैसे रिफॉर्म करना है, इवेलुएट करना है, अपनी पर्सनल इवेलुएशन नहीं है कि नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं और जब मैं दोबारा आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके हॉस्पिटल की तरफ भी आते हैं। जब से आपने टेक ओवर किया, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? देखिए जी, हेल्थ तो एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और इसमें नई डिजीज़ आ रही हैं, रश बढ़ रहे हैं, नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। हमारा फोकस 2 चीज़ों पे शुरू से जब से मैंने चार्ज लिया। वो क्या है? एक तो हमने जो मेन आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो, जिसमें आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी है, आपकी ओवरऑल इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, आपकी ट्रॉमा है, ये मतलब जो भी एक्सीडेंट होता है वो सब ज़्यादा हमारे पास LGH में आ जाता है, जहाँ भी कहीं वो ट्रॉमा का हमारा। और फिर आपकी जो इर्द गिर्द कसूर और देपालपुर और सारा जो भी वहाँ मैटरनल प्रॉब्लम जो भी होती है वो हमारे पास आती है। और फिर लिवर के हमारे बड़ा अच्छा सेंटर है। फिर कोविड में बहुत ज़्यादा काम किए। चीज़ें कि हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो ये कि आपकी जो बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फोकस करनी। दूसरा है कि साइमल्टेनियसली हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे भी जा रहे हैं। बस हमने ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी स्टार्ट की, हम कोशिश करें हम रोबोटिक सर्जरी पे जाएं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे में मुझे खुशी है कि इन मोल वाले जो कैंसर्स ऑपरेट होते हैं वो सारे हमें रेफ़र होते हैं। उसके अलावा हमारी गैस्ट्रो में हमारी एंडोस्कोपी सारी हो रही है। हमारा पल्मोनोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर्जरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे गायनी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद हमारा ये एक पल्मोनोलॉजी में हमने वो स्टार्ट किया है जीन टेस्टिंग, जो ट्यूबरकुलोसिस की होती है, जो उसका 100% डायग्नोस्टिक है। तो इस तरह चीज़ें हम फिर आगे रिसर्च में भी जा रहे हैं। हमारी लैब जो है एमिरेट्स ने ख़ुद अपनी उस पर डाल दी कि भाई हमारे उन्हें रिज़ल्ट्स देखे कि आपने अगर इनसे टेस्ट कराया होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर हमारी रिसर्च लैब है, इसमें हमने जेनेटिक स्क्रीनिंग अब स्टार्ट की कैंसर की, अपने कैंसर ब्रेस्ट की, जो जिनकी फैमिली में कैंसर ब्रेस्ट है, और एक ख़ातून को हो गया, उसकी बेटी को, उसकी वालदा को, उसकी बहन को पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को टेस्ट करेंगे इनमें वो जीन है या नहीं है। और अगर वो जीन है तो फिर उसकी हमने जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं वो आपने आगे क्या क्या करने हैं और
उसकी मॉनिटरिंग फिर एक डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा हम कैंसर की स्क्रीनिंग पे जा रहे हैं, जो ब्लड कैंसर की स्क्रीनिंग है वो जेनेटिक स्क्रीनिंग वो हम शुरू कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा हम एक टेस्ट है निफ्टी जो नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग है। लेट से कि एक मदर है और उसको अल्ट्रासाउंड वाला गया था कि बेबी इसका नॉर्मल है, ये एबनॉर्मलिटी है, तो हम उसके मदर के ब्लड से हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये बेबी नॉर्मल है या नहीं है। और पहले ये होता था कि आप बेबी के टेस्ट करते थे, नीडल्स डाल के डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते थे। अब इट इज़ टोटली नॉन इन्वेसिव, सिर्फ आप मैटरनल ब्लड लेना है, फीटल डीएनए से आप टेस्ट करेंगे वो बेबी नॉर्मल या एबनॉर्मल है। तो ये हम उसको रिसर्च, और हमने कोविड के भी 6 जीन्स हम टेस्ट करते हैं, हर लैब नहीं कर रही। और ओमिक्रॉन जब से आया, क्योंकि इसके वो पता है साथ साथ इसमें जेनेटिक म्यूटेशन होती जा रही है। कोविड में पहले एक टाइप है, फिर दूसरी टाइप होगी, फिर तीसरी टाइप होगी, तो वो सारी जैसे जैसे वो म्यूटेशन उसमें आती है हम उसकी कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं और वो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और वो चीज़ इमीडिएटली प्रिक्योर करते हैं। तो हमने रिसर्च के लिए भी काफ़ी हाई टेक, अब हम NGS जो जीन सीक्वेंसिंग है वो अब प्रिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने और जो प्लान किया, बिकॉज रश बहुत बढ़ गया और हमारे LGH में आपने देखा एक स्पेस कंस्ट्रेंड है कि आपकी एंट्री एग्जिट भी मुश्किल, इतना ज़्यादा रश है वहाँ। तो फिर ये अब 5 टावर बनने लगे हैं जो कि अल्फा टावर के साथ बनेंगे। उसमें एक टावर होगा जो एमरजेंसी टावर होगा जिसमें ट्रॉमा डील होगा, एक टावर होगा जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का है जिसमें कोविड है, डेंगू है, डिफ्थीरिया है, कॉन्गो है, इबोला है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये चीज़ें सारी उसमें ट्रीट होंगी। उसके को उठा एक टावर वो होगा। एक कार्डियक टावर है, एक टावर है ब्लड डिजीज़ का, बिकॉज अभी तक ब्लड डिजीज़ का सेंटर नहीं है जो कि इसमें ट्रांसप्लांट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स और वो चीज़ें जो करता है, तो वो ब्लड डिजीज़ का एक सेंटर बनेगा। और एक टावर बनेगा जो जनरल डिजीज़ का होगा। सो इसको हमने फेज़ वाइज डिवाइड किया। आजकल हमारी मीटिंग इमरजेंसी टावर की हो रही है, उसका पैसे हमारे पास आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह उसकी हम जल्दी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जनरल हॉस्पिटल में एक जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती है वो है टाइम मिलना, कि ब्रेन सर्जरी है या कोई इश्यूज़ हैं, ब्रेन में टिश्यूज़ है, वो 6 माह 8 माह टाइम है, वो क्या नहीं हो सकता कि वो लोगों को ज़रा जल्दी इसमें यानी रिलीफ मिल जाए, जब आएँ उसी वक्त इलाज हो जाए, क्योंकि बहुत सारी तो डेथ्स इस तरह ही हो जाती है, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, देखिए इसमें जो 2 स्पेशलिटीज़ हैं ना, एक न्यूरो और ऑर्थो, उनमें प्रॉब्लम ये है कि एक ऑपरेशन शुरू हो जाए तो 8 घंटे 10 घंटे चलता है, बाकी स्पेशलिटीज़ में ऐसे है नहीं। अब उस पर जनरली एक सर्जरी 8 में शुरू हुई, दैट सर्जरी कैन कंटिन्यू 8 PM 12 घंटे चल रही, उसमें इनका वेटिंग टाइम बढ़ता है। हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट, और ऑर्थो में भी ऐसे ही, वो एक फ्रैक्चर है या कोई हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, वो स्टार्ट हो गई 8 बजे तो 4 बज गए 5 बज गए, वो एक चल रहा है। अब उसमें हम एक तो इसको अब स्टडी कर रहे हैं कि पेशेंट का वेटिंग टाइम क्या चल रहा है हमारे पास, और हम उसको अभी देख रहे हैं कि इस वेटिंग टाइम को रिड्यूस कैसे करें। एक अगली प्लान में जा रहा हूँ कि पेशेंट, क्यों हमारे तो जनरली एक मेयो में और LGH में पेशेंट वो आते हैं जो ज़्यादा इलिटरेट हैं, आई एम ट्राइंग कि पेशेंट एक अपॉइंटमेंट कॉन्सेप्ट आए, हम एक नंबर दें। हमने एक फ़ोन नंबर रखा है, वैसे हमारा एक फोकल नंबर है, वो मैं दोबारा पहले हमने दिया, दोबारा न्यूज़पेपर में दूंगा, जो हमारे वहाँ एक डॉक्टर के पास होता है कि कोई इमरजेंसी कहीं से चली, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, और वो आपको मसलन कसूर हॉस्पिटल साथ हमारा है, उनके वो मुझे भी कॉल कर लेते हैं, वहाँ से इमरजेंसी चलती है तो MS कॉल करते हैं कि जी ये पेशेंट आ रहा है और यहाँ डील नहीं हो सक रहा तो हम इसको आगे भेज रहे हैं, तो हमारा सारे स्टाफ तैयार होता है कि वो पेशेंट आएगा। या अगर ट्रॉमा हो जाता है तो वहाँ से हमें 1122 कॉल करती है कि हम इमरजेंसी ला रहे हैं और ये इस वक्त कंडीशन है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, तो वो हम उसकी तैयारी रखते हैं। आगे हम ये करने लगे जो चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि लेट से, क्योंकि तो आपका नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ता जा रहा है, अगर आपका 600-800 पेशेंट एक OPD में, एक जनरल सर्जरी में आ जाएगा या गैस्ट्रो में आ जाएगा या गायनी में आ जाएगा, तो 800 पेशेंटों में किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उनको प्रॉपरली देखूं, और आबादी आपकी बढ़ती जा रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनके साथ एक वेटिंग टाइम इस तरह का करें, एक अपॉइंटमेंट टाइम लें, एक नंबर दें। हमारा वो वीडियो और स्काइप वाला सिस्टम चल रहा है जो टेली मेडिसिन का है, और टेली मेडिसिन का मैंने डेंगू का भी काउंटर बनाया हुआ है, वो उसको दोबारा मेरे ख्याल है हम नंबर उसके देंगे। पब्लिक के लिए मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि पब्लिक
नेगर आना है, लेट्स से कि एक है इमरजेंसी में तो इमरजेंसी 24 घंटे चल रही, वो रुक नहीं सकती। इमरजेंसी के लिए तो आप किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन अब इलेक्टिव केस है तो आप उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लें ताकि आपका वेटिंग टाइम ना हो। एक और अहम बात डॉक्टर साहब, अगर ये जो रश है, अगर आप देखें जनरल हॉस्पिटल के अंदर, तो शायद लाहौर के लोग इतने नहीं थे जितने सबर्ब से और दूसरे ज़िला से आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको ये जो फैसिलिटी है जो जनरल हॉस्पिटल में आके मिलती है, इनको अपने अपने शहरों में मिले, ताकि इस तरह का सिस्टम हो कि वहाँ से फिर कुछ लोग ही आए, ताकि ये जो एक रश है यहाँ पर, एक प्रेशर है इस जनरल हॉस्पिटल पे, वो कम हो। जी, इस पे अब ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और उसका हाल ही ये कि हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील को इतना स्ट्रेंथन कर दें। हाँ। आपके BHUs हैं, THUs हैं, DH, वो इतने स्ट्रेंथन हो जाए कि पेशेंट नहीं आए ही ना, और अगर आए तो वो ऐसा आए कि जो मे भी उनसे कोई डील नहीं का पेशेंट यहाँ क्यों आए, उसको गुजरात में क्यों ना इलाज मिले, या गुजरावाला से कोई बंदा आता है या कसूर से आता है, जी, तो उसको उसके अपने ज़िले में अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकता है। हाँ, इसमें सर अब एक तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि जो भी PG जो एक पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, पार्ट 1 किया, तो अगर उसने BHU किया हुआ तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, और अगर एक्स्ट्रा मार्क्स उसने BHU नहीं किया तो वो टीचिंग में नहीं आ सकता, और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स टीचिंग में वो हैं जो 6-6 महीने BHU करके आए हैं, तो वो एक सिस्टम बन गया आपका। वहाँ ये उसने पार्ट 1 किया 6 महीने के लिए, वो DH कसूर चला गया या आगे कोई THU BHU वहाँ उसकी पोस्टिंग हो गई, और उसको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया। वो जब इंटरव्यू में आएगा तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, और उसके बाद फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्लॉट बन जाएगी। एक वो तरीका बन गया कि इसमें इश्यूज़ ये थे कि हमारे पास एनेस्थीसिया वाले नहीं थे, वहाँ पे आपने अगर ऑपरेट करना है एनेस्थेटिस्ट चाहिए, मशीन्स अब काफ़ी हद तक आ चुकी हैं, वहाँ अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं थी और पैरामेडिक्स की प्रॉपर और नर्सिंग स्टाफ की नहीं थी। वो अब सारा एक सिस्टम डेवलप किया गया और इस पर एक एफ़र्ट चल रही है अभी भी, और हमारे साथ जैसे कसूर लिंक है उस पर इंशाल्लाह अब हमारी टीमें, कुछ हमारी टीमें ऑफ्थल्मोलॉजी की जा रही हैं और गायनी की भी हमारी टीम ऑफ एंड ऑन जाती है। हम वहाँ उनके DHU और आगे उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाना शुरू करें ताकि हमारे साथ उनका एक लिंकेज बने, और उनको हम थोड़ा सा एक कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करें, वो घबराएं नहीं। है केस आ जाता है कि दफ़ा वो घबरा जाते हैं कि यार ये सारी रात अब रहेगा, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, कल को पेशेंट हमें कहेगा कि जी आपने ठीक नहीं किया। तो एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, एक उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो हम वहाँ जाएंगे तो साथ साथ वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोगों का एक्चुअली टर्शरी केयर पे फेथ एक बिल्ड हो चुका है, और दे थिंक कि जी हम अगर LGH नहीं गए तो ये बचेगा नहीं, या हम कसूर बैठे रहे या हम देपालपुर बैठे रहे तो इस मरीज़ ने बचना नहीं, हमें इसको LGH लेके जाना है तो फिर ये बचेगा। इस टाइप का फेथ एक लोगों का हम चाहते हैं कि तहसील पे और डिस्ट्रिक्ट्स पे भी बने। ये जब बनना शुरू हो, क्योंकि मशीन्स अब काफ़ी हद तक वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ उधर हैं, सिर्फ फेथ की ज़रूरत है। इवन डायलिसिस भी है, CT स्कैन्स भी DHUs में लगे हुए, उनको इस वक्त फेथ की ज़रूरत है। मे भी हमें कुछ नंबर और डॉक्टर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके PGs वहाँ हैं और चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, और उन्हीं को ही हमें जो हमारा एक हमें मे भी इन फ्यूचर NHS के स्टाइल पे जाना पड़ेगा कि हर हॉस्पिटल का एक केटरिंग एरिया होगा कि जी इस एरिया पेशेंट है तो यहाँ आएगा। मसलन मेरा रेफरल सिस्टम जिसको कहते हैं, जी मेरा बच्चा UK में गया तो उसका कार्ड बना है। अभी तो हमारा एक हेल्थ कार्ड सिस्टम स्टार्ट हो गया ना कि वो आ रहा है, तो हेल्थ कार्ड सिस्टम में अभी तो वो मतलब कहीं मर्जी चला जाए, ये नहीं कि इधर का उठे तो चला जाए वहाँ मुल्तान या उधर चला जाए, उसने नेचुरली इधर आना है। लेकिन उसको आगे हम फर्द एक स्टेप हुआ है कि रेफरल सिस्टम एक टाइप का डेवलप हो गया, इसको आगे बेहतर करने की ज़रूरत है कि हर बंदे को एक डेजिग्नेट करें कि तुम्हें ये क्लिनिक डेजिग्नेटेड है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम इस वहाँ जाओ। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।